प्यारे भारतवासियों, पाठ्य क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अब निकट समय में आपके कई एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने को हैं। एलडीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी और यूपीएससी, ये सारे एग्ज़ाम्स अब निकट समय में होने को है बच्चों। और यदि कम समय में एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी हो तो उसका बेहतर स्वरूप होगा कि आप जो भी सब्जेक्ट हैं उसके टॉपिक के साथ साथ आप उसको पूरी तरह से सेट प्रैक्टिस भी करते चलें। और कहा जाता है बच्चों कि यदि किसी भी एग्ज़ाम से पहले 40 से 50 सेट यदि आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएं तो आपका एग्ज़ाम निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग भी कम समय में आपके एग्ज़ाम्स के टारगेट को पूरा करने के लिए, इस 2 महीने में एग्ज़ाम्स के टारगेट को पूरा करने के लिए बच्चों बहुत तेज़ी से अब यहाँ से सेट प्रैक्टिस और चैप्टर के कंटेंट को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार करें अपने आप को। और आज का हमारा जो सेट है बच्चों वो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और एलडीसी को देखते हुए जो अभी प्रीवियस ईयर में जो एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स एग्जाम्स हुआ था 4 जून को बच्चों, जिसमें मैथ्स सेगमेंट में अर्थमेटिक मैथ्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। एडवांस मैथ्स से कुल 11 सवाल पूछे गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जियोमेट्री सेगमेंट से 4 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से 3 सवाल, अलजेब्रा से भी 3 सवाल और मेंसुरेशन से 1 सवाल पूछे गए थे और 4 सवाल डीआई से पूछे गए थे। आज के टॉपिक में बच्चों आपको उन सेट को पूरे तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप उस सेट को अच्छे तरीके से देखें और मेरे क्वेश्चंस को बताने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है बच्चों आप पहले खुद से करें, उसके बाद मेरी वीडियो में उस सॉल्यूशंस को देखें, ताकि अगर कुछ सीखने को अगर मौका मिले तो आप उसे जरूर सीख पाएं और अपनी नीति को आप तय कर पाएं बच्चों। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। आज का पहला सवाल प्रॉफिट लॉस के पहले सवाल से। यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होंगे जो 40 को x% बढ़ाने पे प्राप्त होता है। बच्चों इस सवाल को हम लोग 2 तरीके से सोच सकते हैं। पहला बेसिक नियम क्या होगा बच्चों, कहा गया है 40 को x% बढ़ाने पे, तो 40 का x% बढ़ाना है बच्चों, तो 40 में 100 प्लस x से इंटू करेंगे और 100 से डिवाइड, और ये परिणाम 120 में x% कम करने से प्राप्त होने वाले मान के बराबर है। तो 120 में x% कम कैसे करते हैं बच्चों, तो 100 माइनस x से इंटू और 100 से डिवाइड। x% बढ़ाना है तो 100 में प्लस करके इंटू और 100 से डिवाइड, x% घटाना है तो 100 माइनस x से इंटू और 100 से डिवाइड। अब ये दोनों मान चूंकि आपस में बराबर हैं बच्चों, इसलिए 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 40 से 3 टाइम्स में जाएगा। यहाँ 100 प्लस x इक्वल टू 300 माइनस 3x आएगा। आप x को इधर ले आओ बच्चों, तो 4x इक्वल टू 300 में से 100 माइनस होकर 200 आएगा, और यहाँ x इक्वल टू 50%। यानी 40 में 50% बढ़ाने से वही मिलेगा जो 120 में 50% घटाने से मिलता है बच्चों। आप इस बात को एक और तरीके से सोच सकते हैं, एक अच्छे कंसेप्ट के माध्यम से बच्चों। इस सवाल में कहा गया है 40 में x% बढ़ाने से वही मान मिलता है जो 120 में x% घटाने से मिलता है। अब बच्चों इसमें जितना परसेंट बढ़ाकर यहाँ पहुँचेंगे, इसमें उतना ही परसेंट घटाकर यहाँ पहुँच रहे हैं, तो दोनों तरफ से कुल हम लोग इधर बढ़ाकर इधर घटाकर जब एक ही जगह पहुँच रहे हैं, मतलब 40 और 120 की बीच की कुल दूरी को तय कर ले रहे हैं। और 120 और 40 के बीच की कुल दूरी कितनी होती है बच्चों, 80। तो 80 की दूरी तय हो रहा है, और किससे, तो 40 का x% से और 120 का x% से। तो बच्चों 40 और 120 कुल मिलाकर 160, 160 का x% 80 है। अब बच्चों 160 का कितना परसेंट 80 होता है, तो 50%।
जो कि 160 का आधा 80 है। तो 160 का 50% 80 है बच्चों, यानी कि x% का मान कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि यदि 210 का x%, 210 का x का मान तो 50% आया था बच्चों, तो 210 का 50% कितना हो जाएगा, 105। और 180 का x प्लस 20%, 180 का x प्लस 20 यानी 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70%। 180 का 70% कितना आ जाएगा बच्चों, 126 आ जाएगा। अब सवाल में कहा गया है कि इससे ये वाला कितना परसेंट कम है, 210 का 50% 180 के 70% से कितना प्रतिशत कम है। तो बच्चों परसेंटेज कमी निकालना है तो पहले कमी निकाल लीजिए। कितने की कमी है, आप माइनस कीजिए, 21 आएगा। ये कमी किस में हुई है, 126 में, वो नीचे लेंगे हम लोग। और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए किससे इंटू करते हैं हम लोग, 100 से। ये जाएगा 6 टाइम्स में, और 100/6 कितना होता है बच्चों, 16/2/3%। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए चलते हैं प्रॉफिट लॉस के दूसरे सवाल में। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट और प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 259 रुपये 20 पैसे हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तो x का मान क्या होगा। बच्चों जब भी 2 लगातार छूट दिया जाए या 3 लगातार छूट दिया जाए तो आप इन सवालों को कई तरीके से सोच सकते हो बच्चों। इसमें 2 तरीका काफ़ी अच्छा होगा, आप उन दोनों तरीकों को आप समझें। जब भी छूट दिया जाए या प्रॉफिट लिया जाए और सक्सेसिव हो, तो सवाल में बच्चों अगर कहा गया पहला छूट x% का है तो माइनस में लिखा, दूसरा छूट भी x% का है माइनस में लिखा। आप दोनों को इंटू करना और 100 से डिवाइड करना। जब दोनों को इंटू करेंगे बच्चों तो माइनस माइनस प्लस आएगा, यहाँ हो जाएगा -2x% और यहाँ हो जाएगा x²/100%। आप और सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ 200x प्लस x²/100% आएगा। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो बच्चों, तो माइनस कॉमन लेने से 200x माइनस x²/100% आ जाएगा। ये माइनस साइन बस ये इंडिकेट करता है बच्चों कि छूट दिया गया है। वही अगर बढ़ाया गया होता बच्चों तो यहाँ साइन कौन सा आता, प्लस का आता। तो माइनस बस ये बतलाता है कि यहाँ छूट दिया गया है, तो साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। कुल छूट कितने का है, इतने का, और छूट का मान कितना दिया है बच्चों, तो 259 रुपये 20 पैसे। अब आप यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 200x माइनस x² इक्वल टू 100 इंटू में जाएगा बच्चों तो 259 और 20 आएगा। अब आप इधर लाकर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे बच्चों, काफ़ी समय लगेगा। तो जब भी कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होने वाला हो ज़्यादा बेहतर होगा आप उसे हिट एंड ट्रायल प्रोसेस से सॉल्व करें, ऑप्शन से हिट करें बच्चों। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है 18, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 25, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 24, चौथा ऑप्शन दिया गया है 20। तो बच्चों आप सभी का यूनिट नंबर के आधार पे सॉल्व कर कर देखो कि अगर यहाँ इकाई अंक 0 है तो यहाँ x के जगह पर क्या यूनिट नंबर रखें, ताकि यहाँ 0 है तो इधर भी राइट साइड 0 ही आना चाहिए। यूनिट प्लेस पर अगर यहाँ 0 है बच्चों तो x का क्या मान रखने से 0 आएगा। तो हमें सिर्फ यूनिट नंबर को ही देखना है, पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं होगा। तो आप x के जगह पर अगर 8 रखोगे बच्चों तो 8 को 0 से इंटू करने पे 0, 200 का 0 से इंटू करने पे 0, और 8 का स्क्वायर 64 का 4, माइनस करने पे 10 में से 4। बच्चों के यहाँ 0 है तो बाजू वाले से कैरी लेकर 10 बन जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो इकाई अंक क्या आएगा 6।
जबकि आना कितना चाहिए 0। तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर आप 25 का 5 लेकर चलोगे तो 5 को 0 से इंटू करने पे 0 और 5 का स्क्वायर 25 का इकाई अंक क्या आ जाएगा 5, माइनस करने पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 मिलेगा, जबकि इकाई अंक क्या आना चाहिए 0, यानी ये ऑप्शन भी हमारा सही साबित नहीं हुआ। 24 का 4 रखेंगे यदि आप, तो 4 इंटू 0 0 और 4 का स्क्वायर 16 होता है बच्चों। 16 में 6 रखोगे तो 10 में से 6 माइनस होगा तो 4 आएगा, जबकि 0 आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है बच्चों। तो आप 20 रख कर देखो, 20 का आप यहाँ पे 0 रखोगे 0 आएगा, आप यहाँ 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 0 माइनस 0 0 आता है बच्चों, जो यहाँ यूनिट नंबर पे है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो कभी भी इक्वेशन यदि क्वाड्रेटिक बनने वाला हो बच्चों तो आप इस प्रकार हिट एंड ट्रायल ऑप्शंस को यूज़ करें, और उसके लिए बस आपको इकाई अंक को ही देखकर चलना होगा। चलिए अब इस सवाल को हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं बच्चों। ये तरीका काफ़ी अच्छा है, ये प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा और सीआई के चैप्टर में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा। तो आप अच्छे तरीके से पहले समझो बच्चों, फिर मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे काम आता है। इस सवाल में कहा गया है कि मार्केट प्राइस था 720 रुपये और 2 बार छूट देने के बाद कुल छूट कितने का दिया गया है 259 रुपये 20 पैसे का छूट दिया गया। तो 720 का सामान इतना छूट दिया, तो आप माइनस करोगे बच्चों तो कितना मिल जाएगा 460 रुपये 80 पैसे। तो जो दाम इतना था 2 बार छूट देने के बाद घटकर इतना हो गया। तो बच्चों अगर ये 2 बार छूट देने के बाद इतना हुआ है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालो। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट होता तो आप क्यूब रूट निकालते हैं, इससे वो एक डिस्काउंट में चेंज हो जाएगा। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों। आप इसका पहले काट कर छोटा कर लो। 2 बार हुआ है तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा बच्चों, इसलिए आप इसको काट कर पहले छोटा कर लो। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 0 आएगा, ये चला जाएगा, ये 8 से चला जाएगा 90 टाइम्स में, ये 8 से चला जाएगा 5 7 6 टाइम्स में। नीचे जो 10 है बच्चों रेशियो में, नीचे जो 10 है इससे इंटू में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 90 इंटू 10 900 और यहाँ आ जाएगा 576। हम और भी काट के छोटा कर सकते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ से स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो आप यहाँ से 2 बार का डिस्काउंट था, इसलिए आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 900 और 576 का। इसका स्क्वायर रूट 30 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 24 आ जाएगा। बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को प्रैक्टिस करने को, आशा करता हूँ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे बच्चों। चलिए यहाँ पे 6 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, ये 6 से कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो बच्चों ये अगर अपने स्क्वायर रूट निकाल दिया तो ये सिंगल डिस्काउंट में चेंज हो चुका है, यानी कि 5 रुपये में एक बार छूट देकर कितना बना दिया गया है 4 रुपये। कितने की छूट दी गई है 1 रुपये की छूट किस में दी गई है 5 रुपये में। परसेंट में बदलने के लिए किससे इंटू करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा 20%। यानी सिंगल डिस्काउंट का मान कितने के बराबर है बच्चों 20% के बराबर है। अगला सवाल है बच्चों, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर वह उसे 30 रुपये 60 पैसे अधिक पर बेचा होता तो उसे 9% का मुनाफा होता। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। कितने में बेचना चाहिए मतलब कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है बच्चों। तो पहले इस सामान पे 15% का लॉस था, 15% की हानि थी, और यदि इसमें 30 रुपये 60 पैसे बढ़ाकर बेचा जाए तो उसे 9% का मुनाफा होने लगता है। तो बच्चों यहां 15% लॉस से बढ़कर 9% का मुनाफा आ गया। कुल अंतर कितने का आया, तो अंतर निकालने के लिए आप माइनस करोगे बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 + 15 24% का अंतर आया। कितने रुपए के कारण 30 रुपये 60 पैसे के कारण। अब क्वेश्चन कह रहा कि यदि इस सामान पे 10% का मुनाफा कमाना हो, 10% का मुनाफा, तो बच्चों यदि किसी सामान का दाम नहीं मालूम हो तो उसका कॉस्ट प्राइस 100% माना जाता है, और यदि 10% मुनाफा लेकर बेचेंगे तो सामान का सेलिंग प्राइस 110% हो जाएगा,
और इसी सेलिंग प्राइस का मान पूछा गया है, तो आप क्रॉस कर लो बच्चों। यहाँ 30.60 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 24%। चलिए बच्चों पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 100 आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा 6 से 4 टाइम्स में, ये चला जाएगा 6 से 51 टाइम्स में, ये 4 से चला जाएगा 12.75 टाइम्स में। अब 12.75 को 11 से इंटू करना है बच्चों, 11 से इंटू करना आसान होता है। 5 पहले सिंगल नंबर, फिर 2 अंक जोड़ते जाएंगे बच्चों, 7 5 12 का 2, फिर 2 अंक जोड़ेंगे 7 2 9 और एक कैरी का 10, फिर 2 अंक जोड़ेंगे 2 1 3 और कैरी एक 4, और फिर लास्ट में 1 का 1। 2 नंबर के बाद पॉइंट था बच्चों, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 11 से इंटू करना, 111 से इंटू करना, 9 से इंटू करना, ये सब कंसेप्ट आपको मालूम होने चाहिए बच्चों। यदि आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो में बनाकर सिंप्लीफिकेशन का नियम जरूर बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं आपसे समझ चुके होंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब यहाँ से ज्योमेट्री के वे 4 सवाल एग्जाम में आए थे बच्चों, मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। सवाल है, ट्राइंगल ABC में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः बिंदु F और E इस प्रकार हैं कि FE पैरेलल टू BC तथा FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करता है। यदि AD परपेंडिकुलर टू BC और AD बिंदु G पर FE को काटती है तो GD/AG क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। बच्चों एक ट्राइंगल है ABC, इसमें BC के पैरेलल लाइन FE ड्रॉ किया गया है और कहा जा रहा FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में बांटता है। FE इस पूरे ट्राइंगल को 2 बराबर भाग में बांटता है। इसका मतलब इसका एरिया भी एक हिस्सा और नीचे वाले का एरिया भी एक हिस्सा। यदि AD परपेंडिकुलर टू BC, यदि AD BC पर परपेंडिकुलर हो, AD BC पर परपेंडिकुलर हो और AD बिंदु G पर FE को काटती है, AD FE को बिंदु G पर काटती है, तो GD/AG क्या होगा, पूछा जा रहा। GD/AG, GD/AG का मान क्या आएगा? तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो, इस ट्राइंगल का एरिया एक हिस्सा और बड़े ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1 और 1 2 हिस्सा। और बच्चों अगर हमें एरिया से साइड में जाना हो तो स्क्वायर रूट करते हैं। ये मैंने पिछले मेंस लेवल वाले सेट प्रैक्टिस में आपको बताया हुआ है बच्चों, और आप सीखेंगे भी आगे। तो बच्चों याद रखेंगे आप, यहाँ चूंकि FE लाइन BC के पैरेलल है, इसलिए AFE और ABC दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। ABC सिमिलर होगा AFE का। यदि हम लोग एरिया का बात करें बच्चों, तो ABC का एरिया एक हिस्सा और एक हिस्सा 2 हिस्सा, और AFE का एरिया एक हिस्सा। और एरिया से यदि आपको साइड में जाना हो बच्चों, एरिया से साइड, चूंकि आपको साइड का रेशियो निकालना है यहाँ, इसलिए हम लोग साइड में जा रहे हैं, तो स्क्वायर रूट करना होता है बच्चों। एरिया में जाना है तो साइड का स्क्वायर, और अगर साइड में आना है तो एरिया का स्क्वायर रूट। तो √2 का स्क्वायर √2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो साइड का रेशियो √2:1। तो बच्चों ये ABC का साइड में देखो, ABC में ये साइड की लंबाई AD है, यानी ये लंबाई AD का निकलेगा बच्चों, और AFE में उस साइड का हिस्सा AG है, यानी ये हिस्सा AG का निकलेगा बच्चों। ये AD/AG हो गया। AD का पूरा लंबाई √2 है बच्चों, और AG का लंबाई 1 है,
ये पूरा √2 है जिसमें ये 1 है, तो GD का लंबाई √2 - 1 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है GD और AG का रेशियो क्या आएगा, तो GD √2 - 1 और AG आ जाएगा 1। यही हमें निकालना था बच्चों। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ट्राइंगल ABC में एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर। बच्चों ट्राइंगल ABC में एंगल B के बाइसेक्टर बिंदु O पर मिलते हैं। बच्चों एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर बिंदु O पर मिलते हैं। ये इंटरनल बाइसेक्टर हैं बच्चों, जो एंगल B को दो बराबर भाग में बांटे, जो कोण B को दो बराबर भाग में बांटे, वो एंगल B का बाइसेक्टर कहलाएगा। और ये एंगल C का बाइसेक्टर है। ये किस पॉइंट पे मिल रहा है बच्चों, O पर। ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है बच्चों, ये इंटरनल बाइसेक्टर भी हो सकता है और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी होता है। बच्चों यदि हम एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेकर चलेंगे तो माना ये O डैश पॉइंट पर मिले। इंटरनल बाइसेक्टर जो होता है बच्चों, ये ट्राइंगल के अंदर में एक सर्कल का निर्माण करता है और इसका एंगल का फॉर्मूला होता है 90 प्लस एंगल A/2 और एक्सटर्नल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों 90 - A/2। अभी ज्योमेट्री सेशन चल रहा है एडवांस मैथ्स में हम लोगों का। अब हम लोगों को ज्योमेट्री सेशन में इन्हीं सभी पॉइंट पे बात भी करना है, तो वहाँ बात करेंगे बच्चों। फिलहाल यहाँ वर्टेक्स A है तो 90 प्लस A/2, 90 माइनस A/2। कई बार पूछा गया है इंटरनल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर कट करे और एक्सटर्नल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करे, उन दोनों एंगल का सम कितना होगा। तो बच्चों प्लस A/2 माइनस A/2 कट जाएगा और 90 प्लस 90 180 होगा। ये वाला भी सवाल एग्जाम में कई बार आया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि यदि इंटरनल बाइसेक्टर पॉइंट O पर मिलता है, एंगल B और C का बाइसेक्टर पॉइंट O पर मिलता है, और यदि BOC इक्वल टू 122 डिग्री दिया हुआ है, BOC बच्चों यहाँ एंगल BOC का मान 90 प्लस A/2 आया और इसी का मान 122 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा एंगल A का मान क्या होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो A/2 इक्वल टू 90 माइनस में जाएगा तो 32 आएगा और A इक्वल टू 64 डिग्री आ जाएगा, यानी A का मान 64 डिग्री हो जाएगा बच्चों। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, वह AB, BC और AC भुजाओं को क्रमशः R, P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करता है। बच्चों एक ट्राइंगल है ABC और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है बच्चों, जो AB R पॉइंट पर, BC P पॉइंट पर और AC Q पॉइंट पर सर्कल को टच करता है। यदि AQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, PC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और BR बराबर 6 सेंटीमीटर हो, BR बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बच्चों परिमाप का मतलब होता है उसका किनारे की लंबाई, उस ट्राइंगल का बॉर्डर। बच्चों अब देखो, किसी भी बाहरी पॉइंट से सर्कल पे दो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है और उन दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये सर्कल में आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे बच्चों। फिलहाल के लिए AQ और AR की लंबाई बराबर होगी, यानी ये 4.5 है तो ये भी 4.5, BR 6 है तो BP भी 6 होगा, CP 5.5 है तो CQ भी 5.5 होगा। अब इस पूरे किनारे की लंबाई कहा गया है बच्चों,
तो 4.4, 4.5, 4.5, 9, 6, 6, 12, 12, 9, 21 और 5.5, 5.5, 11, 21 और 11, 32, यानी कुल पेरीमीटर किनारे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 32 सेंटीमीटर। यही इसका पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों। बाहरी पॉइंट से सर्कल पे हमेशा 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उन दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में इक्वल होती है। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और पी क्यू पी आर प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जीवाएं हैं। बच्चों यहां एक सर्कल में सेंटर पॉइंट O है और पी क्यू पी आर 12 सेंटीमीटर की जीवाएं हैं। पी क्यू ये 12 सेंटीमीटर लंबा जीवा यानी कॉर्ड है और पी आर भी 12 सेंटीमीटर लंबा जीवा यानी कि कॉर्ड दिया हुआ है। पीओ क्यू आर जीवा को बिंदु एस पर काटती है। ये सेंटर पॉइंट O था बच्चों और क्यू आर जीवा को, इस कॉर्ड को पीओ पॉइंट, जो पीओ लाइन है वो एस पर काटता है। एस पर काटता है तो ओएस की लंबाई क्या है? ओएस की लंबाई क्या है ये आपसे पूछा गया है। बच्चों आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो यहां ओपी रेडियस है और यहां त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो बच्चों, चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और आपको पीएस की लंबाई निकालनी हो तो आप पीएस की लंबाई डायरेक्ट निकाल सकते हैं बच्चों। इक्वल साइड का लंबाई का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बाई रेडियस का डबल 2 इंटू आर। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। पी आर का स्क्वायर, पी आर तो 12 है, 12 का स्क्वायर 144 और 2r, 2 इंटू आर। आर का मान, रेडियस का मान तो 10 दिया था बच्चों, तो यहाँ 20 आ जाएगा। चूंकि आर का मान 10 दिया था, रेडियस का मान 10 दिया है, इसलिए 2 इंटू आर 20 आ जाएगा। आप डिवाइड करोगे बच्चों 7.2 आएगा। अब चूंकि ओपी तो रेडियस है और रेडियस का लंबाई 10 है, 10 में अगर पीएस की लंबाई 7.2 है तो ओएस की लंबाई 2.8 हो जाएगी। एक तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं बच्चों, और ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। अगर हम बेस से जाएंगे बच्चों तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ, अब तो आप बेस को भी देख ले हम लोग कि कई फॉर्मूला भूल जाए तो बेस कैसे यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इस ट्राइंगल में पी आर क्यू में पी आर पी क्यू की लंबाई मालूम है और आर क्यू की लंबाई हम लोग कुछ पल के लिए x मान लेते हैं बच्चों। माना आर क्यू की लंबाई x है, मान लिया। तो किसी ट्राइंगल के बाहर में एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है बच्चों, जिसे हम लोग सर्कम सर्कल कहते हैं, और सर्कम सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला होता है बच्चों ABC बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बच्चों यहां पे ABC साइड की लंबाई है और ये है ट्राइंगल का एरिया। अब आप देखो यहां ABC, एक की लंबाई 12, दूसरी की लंबाई भी 12 और तीसरी की लंबाई हम लोग कितना माने हैं बच्चों? x बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। और बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, जहां बेस तो x है बच्चों और हाइट तो PS होगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? R का, और R रेडियस का मान कितना दिया है बच्चों? 10। आप इसे सॉल्व करोगे x x कैंसिल हो जाएगा,
ये 2 टाइम्स में चला जाएगा बच्चों, तो PS इक्वल टू ये 2 से 6 टाइम्स में चला जाएगा, तो PS इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो 10 डिवाइड में जाएगा बच्चों, 12 से 72/10 यानी 7.2 आ जाएगा। अब PS इक्वल टू 7.2 आ गया, OP 10 था बच्चों, 10 में से 7.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। ज्योमेट्री के वो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए एग्जाम में आए थे। अब है नंबर सिस्टम के 2 सवाल जो सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए हैं बच्चों। पहला सवाल है 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 का 3 × 2 डिवाइडेड बाई अंडर ब्रैकेट 4 प्लस 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 का 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 × 4 का मान क्या होगा। अब बच्चों सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बचपन में पढ़े थे बोर्डमास रूल। बच्चों बोर्डमास रूल में था क्या, V बोर्ड मास, V बोर्ड मास। तो हम लोग जानते हैं बच्चों V का मतलब होता है विनेक्यूलम, विनेक्यूलम को हम लोग बार से इंडिकेट करते हैं। ये कहता है कि अगर किसी सवाल के ऊपर में बार लगा रहे हैं तो पहले आप उस हिस्से को सॉल्व कीजिए। B का मतलब होता है ब्रैकेट, उसके बाद आप ब्रैकेट के पास जाओ। O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन और S का मतलब होता है सबट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर था कि सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, उसके बाद किसे, उसके बाद किसे। अब इस सवाल में विनेक्यूलम यानी बार का साइन नहीं है बच्चों, तो हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। और ब्रैकेट के अंदर में प्लस है, इनटू है, डिवीजन है, का है, तो सबसे पहले काम का होता है और का मतलब होता है गुना करना। अब बच्चों आप देखो 4 का 4 यानी 4 × 4 16, ये डिवाइड में है, किसके डिवाइड में, तो 4 × 4 16 का। तो बच्चों 16 के डिवाइड में 16 है जो कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में। अब यहां 4 + 1 5 हो चुका है और यहां है -4 डिवाइडेड बाई 4 × 4। अब बच्चों चूंकि डिवाइड और इनटू में पहले काम डिवाइड का होता है, तो ये 4 के डिवाइड में 4 है, तो बच्चों 4 से 4 कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में। और ये इनटू में है इसलिए 4 बन जा 4। बच्चों याद रखना ये 4 डिवाइडेड बाई 4 × 4 रहे, तो इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16 नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, बल्कि इसका मतलब होता है कि अगर हम डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे बच्चों, तो 4 को डिवाइड को इनटू में चेंज करना हो तो नंबर उल्टा किया जाता है, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 होगा बच्चों, यानी 4 को आप उल्टा में क्या लिखेंगे, 1/4, और यहाँ इनटू में कौन है 4, तो ये 4 से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना बच्चों। तो चलिए अब यहाँ पे ये 4 से 4 कट चुका है एक बार में, और 1 4 जा कितना रह जाएगा 4, तो यहाँ 4 + 1 5 माइनस 4 1 जा 4, 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 1। इस पूरे का मान सॉल्व होकर कितना दिया बच्चों हम लोगों को 1। अब इधर की ओर आते हैं बच्चों, का मतलब तो इनटू होता है और पहले काम का होता है। तो आप देखो यहाँ पे 2 का 3 यानी 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, और ये डिवाइड में है, किसके डिवाइड में है, तो 2 3 6 के। अब 6 के डिवाइड में 6 है बच्चों, तो 6 से कटे कितनी बार में, एक बार में, और गुना में कौन है 2, तो 1 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 2, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना है बच्चों 1, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि 9 अंकों की संख्या 985 x
3678y को 72 से डिवाइड किया जाए, यदि ये 72 से पूरी कट जाता हो तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। बच्चों, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हम लोग डिविजिबल नियम पे बात करेंगे। बच्चों, जल्द बात करेंगे उस नियम पे। हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कहलाता है कि यदि कभी किसी नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करना हो तो बड़े नंबर को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए जो आपस में को प्राइम हो, सअभाज्य हो, यानी उसके आपस में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो 72 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 9 इंटू 8 मिलेगा। ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है, आपस में प्राइम है, यानी इनके आपस में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, ये नंबर 72 से पूर्णतः तभी कटेगा जब वो नंबर 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। और बच्चों, 8 से कटने का नियम होता है लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए या एट लास्ट 30 होना चाहिए। एट लास्ट 30 हो तो भी नंबर 8 से कट जाएगा, या लास्ट में 3 डिजिट 8 से कटे तो भी नंबर 8 से कट जाएगा। और 9 से डिवाइड होने का नियम है बच्चे कि डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए पहले 8 से चेक कर लेते हैं बच्चों। 8 का क्या नियम है? अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अब बच्चों, अंतिम 3 अंक 7, 8 और y की जगह पे क्या रखें ताकि ये नंबर 8 से कट जाए? तो 9 8 जा 72 तक कट गया बच्चों। यहाँ 6 बचा और 6 के बगल में अगर हम 4 रख दें तो 64 हो जाएगा और 64 8 से कट जाता है। यानी ये 3 अंक 8 से कटे, उसके लिए y का मान क्या होना होगा? 4 होना होगा। अब अगर 4 रखने से ये सारा नंबर 9 से भी कट जाए तो ये पूरा नंबर 72 से कट जाएगा। और 9 से कटने का नियम है डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए। तो डिजिट का सम 9 से कटे, उसके लिए x का मान क्या आएगा ये देखना है बच्चों। तो अब हम इसको 9 से चेक करेंगे कि 9 से कटने के लिए x का मान क्या होना चाहिए। तो बच्चों, जिसको जोड़ने पर 9 या 9 का मल्टीपल आए आप उसे कैंसिल करते जाओ। अब हम 9 से चेक करने जा रहे हैं, 9 से चेक करने जा रहे हैं। तो 9 से 9 से कट जाता है। 3 6 9 भी 9 से कट जाता है। अब 4 5 ये भी 9 से कट जाता है बच्चों। 4 5 9 से कट जाता है। अब बचा है 8 7 15 और 8 23। अब बच्चों, 23 में क्या जोड़ें? 23 में क्या जोड़ें कि वो नंबर 9 से कट जाए? तो 23 4 27 होता है बच्चों। 8 7 15 8 23 और 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 होगा और तब जाकर वो 9 से कटेगा। नहीं, x का मान क्या होना चाहिए बच्चों? 4। अब x का मान 4 है और y का मान भी 4 है। तो यहाँ 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 4 12। 16 माइनस 12 कितना आएगा? 4, यानी 4x माइनस 3y का मान 4 आ जाएगा। और बच्चों, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ये बहुत अच्छा हिस्सा होता है एग्जाम का। इसे हम लोग अच्छे तरीके से किसी वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। चलते बच्चों अपने अगले सवाल की ओर। अब हम लोगों को अलजेब्रा से एडवांस मैथ्स में जो 3 सवाल आए हैं उसे देखना है। पहला सवाल है बच्चों, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 133 हो और एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हो, एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हो, तो z और x के बीच का अंतर क्या होगा? तो z और x के बीच का अंतर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है।
बच्चों मैं आपको पहले एक बात बता दूं, ये x और z दोनों किनारे का नंबर है, और अगर दो किनारे के नंबर को गुना करने पे वो बीच वाले का स्क्वायर के बराबर हो तो वो तीनों नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज में आता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में क्या होता है बच्चों, जैसे कि 3, इसको 2 से इंटू किया 6, इसको 2 से इंटू किया 12, तो हर बार अगले नंबर में जाने के लिए हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा सीरीज जीपी में कहलाता है। और जीपी का प्रॉपर्टीज होता है बच्चों कि बीच वाले का स्क्वायर दोनों किनारे को गुना करने के बराबर होता है। तो आप देख लो 6 का स्क्वायर 36 और 3 इंटू 12 भी क्या होता है 36। तो ये नंबर जीपी सीरीज के हैं बच्चों। वैसे जीपी में इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। आप इसे दो तरीके से बना सकते हो। एक तो हम क्या वैल्यू अज्यूम करें ताकि तीनों को जोड़ने पर 19 आए और वो तीनों नंबर एक दूसरे से बराबर गुना होते रहे और स्क्वायर का सम 133 आ जाए। तो आप अगर वैल्यू पुट करना चाहो बच्चों तो x का मान 9, y का मान 6 और z का मान 4 ले सकते हो। आप देखो 4 का 1.5 गुना 6 है और 6 का 1.5 गुना 9 है। ये नंबर सीरीज जीपी का है बच्चों। आप तीनों को जोड़िए 19 आ जाएगा और आप तीनों का स्क्वायर को जोड़िए बच्चों तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। आप सबको जोड़िए बच्चों। सबको जोड़ने पे मान कितना मिल जाएगा 133 आ जाएगा। तो तीनों संख्याओं का मान पता है, इसलिए z माइनस एक्स बच्चों डिफरेंस पूछा था हमसे। 4 और 9 का अंतर, z और x के बीच का अंतर 4 माइनस 9 माइनस 5 और अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करके निकाला जाता है बच्चों, इसलिए आप माइनस साइन को हटा देना। अंतर हमेशा प्लस में रहेगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करके ऐसे सोच सकते हैं बच्चों, और नहीं तो फिर दूसरा आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा बच्चों। और बेसिक के लिए आपको x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किस फार्मूला में आता है वो फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। और वो फार्मूला होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड का मान तो 19 था और 19 का स्क्वायर 361 होता है। मैंने आपको स्क्वायर याद करने को, क्यूब याद करने को कहा है बच्चों, आप जरूर याद करें उसे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है बच्चों 133 दिया है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड, और जेड एक्स का मान कितने के बराबर था बच्चों वाई स्क्वायर के। जेड एक्स का मान किसके बराबर था वाई स्क्वायर के। तो आप चाहो तो यहाँ से y कॉमन ले सकते हो बच्चों। आप यहाँ से y कॉमन ले लेंगे और यहाँ 361 में से 133 माइनस होगा तो 2y कॉमन ले लो बच्चों आप यहाँ से, तो आपको नंबर मिलेगा x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 361 माइनस 133, और माइनस करने पे मिल जाएगा बच्चों 228। 2 से 228 चला जाएगा 114 टाइम्स में, और x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है बच्चों 19। चूँकि इसका मान 19 है, इसका मान 19 है, तो 19 से 114 चला जाएगा 6 टाइम्स में, तो y बराबर कितना मिला बच्चों हमें 6 मिला। अब y का मान 6 आ चुका है बच्चों। अब हमें
जेड का मान निकालना है तो आप y का मान 6 रखोगे तो जेड इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 आएगा और यहाँ से x प्लस वाई का मान x प्लस जेड का मान 19 में से 6 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि z और x के जगह पर क्या रखें ताकि गुना करने पे 36 आ जाए और जोड़ने पर 13 आ जाए। तो आपको वो दो नंबर मिल जाएगा 9 और 4। तो x का मान 9, z का मान 4 और y का मान 6। z और x का अंतर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 का अंतर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की। x का पावर 4 प्लस x का पावर -4 इज इक्वल टू 194। जहाँ x ग्रेटर देन 0 हो तो आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा ये आपको बतलाना है। अब बच्चों आप इसे चाहो तो x4 प्लस 1 बाई x4 लिख सकते हो जिसका मान 194 दिया हुआ है। और ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछते हैं बच्चों। देखो अगर आपको पावर 4 से पावर 2 में जाना हो तो आप अगर प्लस में जाना है तो इसमें 2 जोड़कर स्क्वायर रूट कर देना बच्चों, और अगर माइनस में जाना होता है तो 2 माइनस करके स्क्वायर रूट कर देना। आप ये डायरेक्ट काम कर पाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196 का रूट जो कितना आ जाएगा बच्चों? 14 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि आपको फिर यानी कि आधा में जाना हो, जैसे 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, पावर 1 में जाना है बच्चों और प्लस में जाना है तो 14 में 2 जोड़कर स्क्वायर रूट निकाल देना। और यदि आपको इससे माइनस में जाना है बच्चों तो 14 में 2 माइनस करके स्क्वायर रूट निकाल देना। तो आप देखो यहाँ 14 प्लस 2 16 का रूट 4 और 14 माइनस 2 12 का रूट 2 रूट 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ से चाहो तो चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स कट जाएगा, x 2x इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे बच्चों तो 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 2 प्लस रूट 3। x का मान कितना आ गया बच्चों? 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया बच्चों। रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, यानी इस एक्सप्रेशन का मान कितना आ जाएगा? 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगर पावर में नंबर ऊपर नीचे सेम दिया रहे बच्चों, सेम नंबर ऊपर नीचे पावर में हो, जिसका हाफ में जाना है, जैसे कि 8 का आधा 4 में जाना है और प्लस में जाना है तो +2 करके स्क्वायर रूट निकालना, माइनस में जाना है बच्चों तो -2 करके स्क्वायर रूट निकालना। ये डायरेक्ट आपको छोटे पावर में लेकर चला जाएगा जहाँ से आपका x का मान निकल आएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले सवाल में। चलिए बच्चों अगला सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। सवाल है 5 रूट 5x स्क्वायर माइनस 81 अंडर रूट 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 5x माइनस 3 रूट 3y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy हो तो 6a प्लस b माइनस अंडर रूट 15c का मान क्या होगा? बच्चों यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ क्यूब है। यहाँ क्यूब दिया है बच्चों। एक तो जब आपको इन सवालों में अगर
फॉर्मूला याद है ए क्यू माइनस बी क्यू के पैटर्न का, तो आप इसे ए क्यू माइनस बी क्यू में ब्रेक कर सकते हो। और नहीं तो बच्चों यदि आपको x का मान निकालना है तो आप y को 0 बनाकर सॉल्व कर दो, x का मान निकल जाएगा। y का मान निकालना है तो x को 0 बना के सॉल्व कर दो, y का मान निकल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला याद है बच्चों तो आप देखो, आप इस चीज को 5 को हम लोग √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का मान हो सकता है बच्चों √5x का होल क्यूब। आप इसे सॉल्व करोगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, और माइनस इसे आप लिख सकते हो बच्चों 81 को 3√3y का होल क्यूब। बच्चों आप यहाँ 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, और √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और 27 को 3 से इंटू करके 81 √3 आ जाएगा जो यहाँ दिया हुआ है। यानी इसको हम लोग इस पैटर्न पे लिख सकते हैं बच्चों, और नीचे √5x माइनस 3√3y। अब बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, यानी √5x माइनस 3√3y a माइनस बी इंटू a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 3 जा 27 y का स्क्वायर और प्लस ए बी, जहां a इंटू बी करने पे 3 इंटू √3 इंटू √5 √15 हो जाएगा, तो 3√15 और x इंटू वाई XY आएगा, जिसके डिवाइड में √5x माइनस 3√3y है बच्चों। तो इससे ये कट जाएगा, मतलब कुल मिलाकर ये बचेगा। इस एक्सप्रेशन का मान इतने के बराबर है बच्चों, और इस एक्सप्रेशन का मान इतना दिया हुआ था, यानी हम कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy बराबर 5x स्क्वायर प्लस 27y स्क्वायर प्लस 3√15xy आएगा। अब आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो बच्चों, यहाँ x स्क्वायर के साथ a गुना में है और यहाँ x स्क्वायर के साथ 5 गुना में है, यानी a का मान कितना हो जाएगा 5। यहाँ y स्क्वायर के साथ b गुना में है और यहाँ y स्क्वायर के साथ 27 गुना में है, यानी b का मान कितना हो जाएगा 27। यहाँ xy के साथ c गुना में है और यहाँ xy के साथ 3√15 गुना में है, यानी c का मान कितना हो जाएगा 3√15। तो a का मान 5, b का मान 27 और c का मान 3√15। आप इसका मान निकालना चाहते हैं बच्चों, तो आप ABC का मान पुट कर दें तो 6, A का मान 5, B का मान 27 और C का मान 3√15। सॉल्व करने पे 6 5 जा 30 प्लस 27 माइनस √15 इंटू √15 15 और इंटू 3 45। 57 में 45 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों 12। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 12। यानी कि जैसा राइट साइड का एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड को उसी एक्सप्रेशन में चेंज करके आप कंपेयर करेंगे और फिर कंपेयर करने के बाद आपको ABC का मान का पता चलेगा। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
चलिए बच्चों, अब एवरेज से एक सवाल आया था बच्चों, काफ़ी अच्छा सवाल है। आप देखिए, 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 का औसत 40 है। जो कुल 12 संख्याएं हैं उनका एवरेज 42 है, जिनमें अंतिम 5 संख्या का औसत 40 है और पहली 4 संख्या का औसत 44 है। यदि छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, छठी संख्या पांचवी संख्या से, आप थोड़ा बात को समझना बच्चों, यहां कुल 12 संख्या में ये पहला 4 संख्या लिया और ये आखिरी 5 संख्या लिया, तो 4 5 9 संख्या निकल गया। तो 3 संख्याएं 12 में से जो बची हैं वो कौन कौन सी बचेंगी? यहाँ 12 में से पहला 4 लिया, मतलब 3 संख्याएं किसको छोड़ा? 5वां संख्या, छठा संख्या और 7वां संख्या। और फिर क्वेश्चन में कह रहा कि 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 ज़्यादा है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। जो छठी संख्या है वो 5वीं संख्या से 6 कम है, ये 6 कम है, यानी कि 5वीं संख्या इससे 6 ज़्यादा है और 7वीं संख्या से 5 कम है, और 7वीं संख्या से छठी संख्या 5 कम है, छठी संख्या 5 कम है, यानी कि 7वीं संख्या 5 ज़्यादा है। तो 5वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या होगा? तो 5वीं 5th और 7th का औसत क्या होगा, ये पूछा जा रहा है बच्चों। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले सभी 12 संख्या का औसत 42 दिया, यानी सबको 42 42 देना था, जबकि पहला 4 को 44 दिया, यानी कितना ज़्यादा दिया इन सबको? 2 ज़्यादा दिया। कितने लोगों को? 4 लोगों को। मतलब कुल कितना ज़्यादा दिया गया इनको? 8 ज़्यादा दिया गया। इन चारों को 8 ज़्यादा देकर भेजा। सबका औसत 42, तो इन पांचों का भी 42 होना था, लेकिन इनको दिया कितना कितना गया? 40 40। कितना कम दिया गया? 2 कम दिया गया। कितने लोगों को? 5 लोगों को। मतलब कुल कितना कम देकर भेजा गया? इनको 10 कम देकर भेजा गया। तो इन 4 को 8 ज़्यादा दिया, इन 5 को 10 कम दिया। कुल मिलाकर इनको कितना कम दिया गया? 2 कम दिया गया। तो 12 में से 4 लोग जा चुके हैं, यहाँ 5 लोग जा चुके हैं, कुल 9 लोग जा चुके हैं। तो यहाँ कितने लोग बचे हुए हैं? यहाँ अभी 3 लोग बचे हुए हैं, और ये लोग जो गए हैं उनको 2 कम दिया गया। यानी कि अगर सभी का औसत मान 42 है बच्चों, तो इन तीनों को भी 42 42 42, यानी कुल 42 गुना 3, 42 गुना 3 126 मिलना था। और कितना मिलेगा? जो इन लोगों को 2 कम दिया गया, वो 2 भी इन्हीं तीनों लोगों के पास आ जाएगा, यानी 128। यहाँ जो 5वां, छठा और 7वां संख्या है बच्चों, इन सबका टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा? 128। समझिए 128 कैसे आ जाएगा बच्चों? आप इसको अगर नहीं समझे तो फिर से रिपीट कर लेना बच्चों। इन तीनों के पास सबका 42 42 42 है, तो इनका भी 42 42 42 कुल मिलाकर 126 होना चाहिए था। और जो इन लोगों को 2 कम दिया गया वो भी इन्हीं के पास आ जाएगा। कुल कितना हो जाएगा? 128। अब इन तीनों में 128 में किसका कितना हिस्सा है? तो कहा गया है कि 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 ज़्यादा है। तो इसको यदि हम लोग x मानेंगे, ये 6 ज़्यादा तो ये x + 6 हो जाएगा, और ये इससे 5 ज़्यादा है तो ये x + 5 हो जाएगा। और तीनों का मिलाकर टोटल कितना है? 128।
यानी सबको अगर जोड़ेंगे बच्चों तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 128। x 3x बराबर 6 5 11 उधर माइनस में जाएगा तो 128 माइनस 11 यानी कि 117 आएगा और ये इससे चला जाएगा बच्चों x इक्वल टू 39 टाइम्स में। तो x का मान 39, ये 6 ज़्यादा है इसलिए 45 और ये इससे 5 ज़्यादा है इसलिए 44। अब क्वेश्चन में पूछा है बच्चों पांचवी संख्या और सातवीं संख्या का औसत, तो जिसका औसत निकालना हो उन दोनों को जोड़कर नंबर ऑफ टर्म यानी 2 से भाग दिया जाएगा। तो पांचवी संख्या और सातवीं संख्या बच्चों दोनों को 45 और 44 दोनों को जोड़ने पर 89 आएगा, जिसका औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना मिल जाएगा 44.5 आ जाएगा। यानी पांचवी और सातवीं का औसत मान कितना आ जाएगा 44.5। और एवरेज का पूरा कंसेप्ट मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बता दिया गया है बच्चों, तो आप उस वीडियो को ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एवरेज। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों, अब एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से 3 सवाल आए हैं, उन तीनों सवालों को देखते हैं हम लोग। पहला सवाल कहा गया है बच्चों साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं बच्चों p बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, बी में 2p बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, सी में 2p बाई पी स्क्वायर माइनस 1 और डी में दिया गया है p बाई पी स्क्वायर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन होगा पूछा गया है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री बहुत हद तक वैल्यू पुट करके आसानी से निकाला जा सकता है। आप इसे सॉल्व करोगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला p बाई एच होता है, आप इसको परपेंडिकुलर मानिए, इसको हाइपोटेनस मानिए और फिर b इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके आप b का मान निकाल सकते हैं बच्चों, जहां से कॉस थीटा का मान आपको आसानी से b बाई एच करके निकल जाएगा। लेकिन जब सवाल बहुत लंबा और टफ हो जाए बच्चों, कुछ फॉर्मूलाज याद न रहे, तो आप खुद से वैल्यूज को पुट कर सकते हैं बच्चों, आपकी इच्छा। बस आप इस बात का ख्याल रखना कि आप कोई ऐसा वैल्यू कभी पुट मत करना जिसको पुट करने से नीचे 0 आ जाए, क्योंकि नीचे 0 आने से वो वैल्यू इन्फिनिटिव यानी अनडिफाइंड हो जाता है। तो चलिए यदि p का मान यदि हम लोग 1 पुट कर ले बच्चों, यदि हम लोग p इक्वल टू 1 पुट कर लें, लेट p इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो साइन थीटा का मान 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना होता है 0 डिग्री। तो जब cos 0 का मान निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1, यानी p इक्वल टू 1 पुट करने से 1 जिसमें आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। p इक्वल टू 1 पुट करने से यहाँ पे तो 1/2 आ जाएगा, ये कभी नहीं होगा बच्चों। p इक्वल टू 1 पुट करने से 2/2 1 आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। ऑप्शन में दिया है बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, टेन थीटा और डी में दिया है बच्चों कॉट थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का बेस है बिल्कुल बच्चों कि अगर कभी भी किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो तो आप उसे साइन और कॉस में चेंज करके आप चीज़ों को सॉल्व करते जाओ, लास्ट में आपका आंसर जरूर आ ही जाएगा। लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा लग सकता है बच्चों, इसलिए आप आसान क्या रहेगा, आप अपने मन मुताबिक जो वैल्यू मन करे सो आप पुट करो, जिसके सहारे इसको सॉल्व करना आसान हो। तो चलिए बच्चों, यदि हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर दें, चूँकि टेन 45 और कॉट 45 का मान 1 होता है, तो इसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 2
प्लस टेन 45 का मान 1 और कॉट 45 का मान भी 1, तो 2 + 1 + 1 और नीचे में सेक 45 का मान होता है √2 और कॉसेक 45 का मान भी होता है बच्चों √2। तो कुल मिलाकर 4/2 आएगा, जिसका वैल्यू 2 आना चाहिए। यानी हमारा आंसर इनमें से वही होगा जिसमें थीटा = 45 रखने से मान 2 आ जाए। थीटा = 45 रखने से 2 आ जाए। बच्चों कॉस 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, ये तो 1/2 हो जाएगा, जबकि 2 आना चाहिए। सेक 45 का मान होता है √2 और कॉसेक 45 का मान होता है √2, ये 2 आ जाएगा बच्चों, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा = 0, जहाँ थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि बताइए साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, और आपको ऑप्शन में दिया है बच्चों 2√3, बी में दिया हुआ है 3√2, सी में 3√2/2 और डी में 3√3/2। बच्चों थीटा का मान 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तो 0 और 90 के बीच में हम लोग कौन कौन सा मान ले सकते हैं? 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। 30, 45 और 60 का। तो बच्चों अगर आप कॉस थीटा के जगह पर 30 लेके चलोगे तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है, √3/2। और आप यहां √3/2 रखकर सॉल्व करोगे बच्चों तो वैल्यू हमेशा √3 में ही आएगा, जबकि राइट साइड क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो थीटा = 30 डिग्री लेने से यहाँ का वैल्यू √3 में आ रहा और √3 वाले नंबर को सॉल्व करने पर वैल्यू √3 में ही आ जाएगा, 0 नहीं आ पाएगा बच्चों, इसलिए हम लोग 30 वाले मान को कैंसिल कर देते हैं। दूसरा वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग 60 डिग्री। अब बच्चों अगर हम लोग 60 डिग्री पुट करें अगर हम लोग, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है बच्चों, और हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करने पे 0 आ सकता है। तो 60 को लेकर देखते हैं बच्चों कि वैल्यू आ रहा कि नहीं। 4 - 2 साइन 60 का मान होता है √3/2, जिसका स्क्वायर करने पे आ जाएगा 3/4 -5 cos 60 का मान होता है 1/2। ये तो चला गया बच्चों, 3/2 1.5 -1.5 -2.5 -4 हो जाएगा। तो 4 - 4 = 0, जो RHS के बराबर हो रहा। और यदि हम यहाँ 45 लिए होते बच्चों तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, और रूट वाले नंबर को हम किसी से भी सॉल्व करते तो वैल्यू रूट में ही आता, 0 नहीं आ पाता, इसलिए हम 45 भी लेकर नहीं चलेंगे बच्चों। क्या लेके चलेंगे हम लोग? 60। तो थीटा का मान क्या लेके चलना है बच्चों हम लोगों को? 60। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और टेन 60 का मान होता है √3। दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, तो √3 + 2√3/2 आ जाएगा। आप इसे और सॉल्व कर दोगे तो 3√3/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। 3√3/2 यानी ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल टाइम एंड वर्क या आप इसे मिक्स्ड रेशियो का भी कह सकते हो सवाल है बच्चों। ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। दक्षता यानी कि स्ट्रेंथ बच्चों, स्ट्रेंथ यानी कि कोई आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, वही उसका दक्षता यानी कि स्ट्रेंथ कहलाता है। जो कितना दिया है बच्चों, 2:5:3 दिया हुआ है। एक साथ काम करने पे वे तीनों इसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम का 4/9 हिस्सा को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। बच्चों मिक्स्ड रेशियो चैप्टर में आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे MDH फॉर्मूला के आधार पे M1D1H1/W1 = M2D2H2/W2, जहां M इंडिकेट करता है मैन को या मैन का स्ट्रेंथ को, मैन को या मैन का स्ट्रेंथ को, D इंडिकेट करता है डेज को और H इंडिकेट करता है आवर को, और W इंडिकेट करता है या काम दिया रहे वर्क या वेजेस दिया रहे मजदूरी। तो काम और मजदूरी नीचे आता है, बाकी सारा चीज़ ऊपर आता है बच्चों। तो इस सवाल में कहा गया है कि तीनों मिलकर, भाई तीनों मिलकर कुल कितने क्षमता हो जाएंगे, 2, 5, 7, 3, 10। तो 10 क्षमता वाला आदमी तीनों मिलकर काम कर सकता है 27 दिन में। कितने दिन में, 27 दिन में। कितना काम कर सकता है, तो पूरी एक काम। चूंकि इस सवाल में आवर का जिक्र नहीं किया है बच्चों, तो आवर को हम लोग हटा देंगे। तो पूछा गया है कि बी और सी कितने दक्षता वाले आदमी हैं बच्चों, 5, 3, 8। 8 क्षमता वाले आदमी कितने दिनों में 4/9 वर्क कर पाएंगे। कितना काम करना है बच्चों, 4/9 वर्क। आप इसे सेट करके सॉल्व करोगे बच्चों, 4 से 8 जाएगा 2 टाइम्स में, ये जाएगा 5 टाइम्स में, और 9 चूंकि इसके डिवाइड में बच्चों तो ऊपर इंटू में जाएगा, मतलब इधर को डिवाइड में आएगा। जब ये 9 डिवाइड में आएगा बच्चों, तो ये 27 को काट देगा 3 टाइम्स में, तो 3 5 जा कितना आ जाएगा, 15, यानी D2 उनको कितना दिन लगेगा बच्चों, 15 दिन का समय लगेगा। तो तीनों मिलकर काम अगर 27 दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी मिलकर उसी काम कितने दिन में कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे। चलिए बच्चों, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके अच्छे सारा सवालों को, टाइम एंड वर्क को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वहाँ पर चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बच्चों अगला सवाल मेंसुरेशन का है, जिससे एक सवाल पूछा गया था। ये एडवांस मैथ्स का हिस्सा है बच्चों। इसमें कहा गया है 13824 सेंटीमीटर क्यूब वाले एक ठोस घन को, घन यानी कि क्यूब को, समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल योग का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों यहां पर अनुपात पूछा है, तो हमें रियल वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। बड़े वॉल्यूम को काटकर छोटा छोटा 8 वॉल्यूम बनाया गया है। तो बच्चों अगर हम लोग कहें एक बड़ा बिगर वॉल्यूम, बिगर साइज, और दूसरा स्मॉलर साइज। अगर स्मॉलर साइज में एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 रहा होगा, तो बड़ा वाला क्यूब जो है ऐसा 8 क्यूब को मिलाकर बना है, इसलिए इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 8 आएगा। तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया बच्चों, 8:1। और मैंने आपको बताया था कि अगर वॉल्यूम से हम साइड में जाएं बच्चों, यहाँ साइड का काम, क्यूब में साइड का काम ए करेगा बच्चों, और हम साइड में जाएंगे तो क्यूब से अगर वॉल्यूम से साइड में आना है तो क्यूब रूट निकाला जाता है,
ये मैंने आपको पहले बताया है बच्चों, क्यूब रूट निकालना होता है। तो 8 का क्यूब रूट 2 आएगा और 1 का क्यूब रूट 1 आएगा। यानी बड़े वाले क्यूब का साइड 2 सेंटीमीटर है तो छोटे वाले क्यूब का साइड कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। हमें बड़े क्यूब का और 3 छोटे क्यूब का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो अब हमें साइड से सरफेस एरिया में जाना होगा, सरफेस एरिया में जाना होगा, सरफेस एरिया में जाना होगा। और मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि अगर साइड से एरिया में जाते हैं तो स्क्वायर करना होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1। यानी कि अगर बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया 4 यूनिट है तो छोटे वाले का सरफेस एरिया 1 यूनिट होगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि बिगर और 3 स्मॉलर होना चाहिए उसका सरफेस एरिया। तो बिगर का सरफेस एरिया तो 4 ही रह जाएगा और एक छोटे का सरफेस एरिया 1 यूनिट है, तो 3 छोटे क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, 4:3 का आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जो अगला सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का है और आप इसे 2 तरीके से बनाएंगे बच्चों। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल है, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। तो मूल गति का 75% कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। तो बच्चों चूंकि समय का अंतर दिया हुआ है और समय का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। दूरी कितना था बच्चों, 384 किलोमीटर, जो कुछ स्पीड से तय किया जाता है। कितना स्पीड से मालूम नहीं, माना s। अगर उसी दूरी को 384 किलोमीटर को 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम की गति से तय किया जाए, यानी s में 16 कम कर दिया जाए, तो पहले लगने वाले समय और बाद में लगने वाले समय का अंतर 2 घंटे का दिया हुआ है। और डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है, तो ये अंतर किसका आया बच्चों, टाइम का, जो हमें दिया हुआ है। आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे 384s माइनस 384s माइनस प्लस हो जाएगा और 16 इंटू 384 आएगा और नीचे में एलसीएम s इंटू एस, एस स्क्वायर माइनस 16s हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये उधर को चला जाएगा और सॉल्व करने पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप लेगा बच्चों। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना बड़े नंबर के लिए टफ हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप इसे ऑप्शन से पुट कर लें। आप यदि ऑप्शंस लेके चलोगे बच्चों तो ऐसा नंबर सोच के चलो जिससे 384 कटे, उन दोनों नंबर में अंतर 16 का हो और दोनों घटाने पे 2 आ जाना चाहिए। तो यदि आप यहाँ s इक्वल टू 64 पुट करेंगे बच्चों, s इक्वल टू 64, तो यहाँ 64 माइनस 16 यानी 48 आ जाएगा। ये 64 से चला जाएगा 6 टाइम्स में और ये 48 से चला जाएगा 8 टाइम्स में। दोनों का अंतर 2 आ जाएगा बच्चों, जो राइट साइड के बराबर है। यानी कि s का मान 64 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको ये वैल्यू सोचने में दिक्कत हो तो आप इसका एक बहुत अच्छा सा नियम बच्चों, अब इस नियम को आप अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा सा नियम बच्चों। सवाल कहा गया है कि स्पीड को 16 किलोमीटर पर आवर कम किया जाए तो समय 2 घंटा कम लगता है। आप इन दोनों को गुना कर दो और डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर दो बच्चों। 32 से 384 कितनी बार में चला जाएगा, 12 बार में। यहाँ डिवाइड करने पे जो भी नंबर आए ना, आप उसे ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना जिसमें डिफरेंस हमेशा 1 का रहे। तो वो नंबर 3 इंटू 4 होगा बच्चों। अब छोटे वाले नंबर से स्पीड को इंटू कर दो और बड़े वाले नंबर से समय को इंटू कर दो। सो 16 3 जा कितना आ जाएगा, 48
और 4 2 जा कितना आ जाएगा 8। ये हमेशा छोटा वाला स्पीड होगा बच्चों, ये हमेशा छोटा वाला स्पीड होगा। अब बोला गया था कि बाद में स्पीड को 16 किलोमीटर पर आवर कम किया गया है, यानी ये जो छोटा वाला स्पीड आया बच्चों ये बाद वाला है और ये 16 कम कराया है, यानी बड़ा वाला स्पीड यानी कि जिसका ओरिजिनल स्पीड रहा होगा बड़ा वाला वो इससे 16 ज़्यादा रहा होगा। 48 प्लस 16 जो कितना आएगा 64। तो आपको बड़ा स्पीड भी पता चल चुका है और छोटा स्पीड भी पता चल चुका है। अब पूछा गया है ओरिजिनल स्पीड का 75%, 64 का 75%। तो बच्चों 75% का मतलब होता है 3/4। तो 4 से 64 कट जाएगा 16 टाइम्स में और 16 3 कितना आ जाएगा 48। यानी ओरिजिनल स्पीड का 75% कितना आ जाएगा 48। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं बच्चों, 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करने से 2 घंटे का समय अधिक लग रहा। दोनों को इंटू करने से 32 आएगा, इससे आप डिस्टेंस को डिवाइड करना 12 आएगा। जितना भी आएगा उसको ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिसमें डिफरेंस 1 का रहे। 3 और 4 आया, छोटे वाले से स्पीड को इंटू करना और बड़े वाले से समय को हमेशा। अब 16 3 जा 48 और ये जो स्पीड आएगा हमेशा कम वाला, इसमें एक स्पीड ज़्यादा वाला था एक स्पीड कम वाला, तो ये हमेशा कम वाले का मान आएगा। ये कम वाला कब आया था ओरिजिनल स्पीड में 16 कम करके। तो 16 कम करके अगर ये आया है बच्चों तो ओरिजिनल स्पीड 16 ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा 64। क्वेश्चन में पूछा है ओरिजिनल स्पीड का 75%। 75% का मतलब होता है 3/4, तो 64 का 3/4 48 होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 48। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल एज का है। एज से एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था बच्चों। सवाल है ए और बी का उम्र का रेशियो 4:5 है। ए और बी का उम्र का रेशियो 4:5 है। ये 4 साल पहले का दिया है बच्चों, पास्ट का 4 साल पहले। आज से 4 साल पहले रेशियो 4:5 था। आज से 8 साल बाद इसका अनुपात 11:13 हो जाएगा। आज से 8 साल बाद यानी फ्यूचर में इसका रेशियो 11:13 हो जाएगा। तो बच्चों कुल यहाँ से यहाँ आने में पास्ट के रेशियो से फ्यूचर के रेशियो में जाने में 4 और 8 12 साल का अंतर लगा। तो यहाँ से यहाँ आने में 12 साल लगा बच्चों। तो 12 साल में ये भी 12 बढ़ेगा और ये भी 12 बढ़ेगा। अगर अंतर रियल में सेम हो तो रेशियो का अंतर भी बराबर होना चाहिए, तो रेशियो सही माना जाता है, नहीं तो रेशियो गलत माना जाता है बच्चों। चूँकि यहाँ अंतर 7 का आ रहा और यहाँ अंतर 8 का आ रहा, ये अंतर बराबर नहीं, इसलिए रेशियो गलत है। सही करने के लिए आप करना क्या बच्चों, यहाँ के अंतर और यहाँ के अंतर ऊपर वाले अंतर से नीचे इंटू कर देंगे, नीचे वाले अंतर से ऊपर। तो आप 1 से इसे इंटू करोगे तो नंबर वही रह जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप नीचे वाले से बस ऊपर इंटू कर दो बच्चों। आप 2 से इंटू कर देंगे तो 8:10 आ जाएगा। अब देखो 8 और 11 में यहाँ भी अंतर 3 का और यहाँ भी अंतर 3 का। अब ये रेशियो दोनों सही हो चुका है। तो ए का मान पास्ट में 8 था और फ्यूचर में 11, कितना बढ़ा 3, रेशियो में 3 बढ़ा, जबकि रियल में यहाँ कितना साल लगा है 12 साल। तो 3 का मान 12 है, इसलिए 1 का मान कितना होगा बच्चों 4। 1 का मान 4, इसलिए 8 का मान कितना होगा 32 और 10 का मान कितना हो जाएगा 40। तो ये उम्र निकला पास्ट में ए का और बी का। प्रेजेंट में आने के लिए कितना साल प्लस करना होगा 4 साल। आप इसमें भी 4 प्लस कर दो और इसमें भी 4 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 44। पूछा है वर्तमान में कुल आयु का योग कितना है। तो चूंकि इन दोनों का योग पूछा है बच्चों, 44 और 36 मिलके कितना हो जाएगा 80।
वर्तमान में दोनों के उम्र का योग कितना आ जाएगा बच्चों? 80 साल आ जाएगा। बच्चों ये एज के बारे में रेशियो प्रोपोर्शंस के पार्ट 5 में जिक्र किया गया है, वहाँ एज के बहुत अच्छे अच्छे सवाल डील किए गए हैं, आप उसे जाकर जरूर रिकॉल कर लेना बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों, ये अगला सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है बच्चों। इसमें कहा गया है कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 साल में 8,028 रुपये और 6 वर्षों में 12,042 रुपये हो जाती है। बच्चों कहा गया है कोई पैसा 3 साल में 8,028 रुपये हो जाता है। जो हो जाता है वो तो अमाउंट कहलाएगा बच्चों। और 6 साल में से 3 साल तो गुजर चुका है, और कितना साल गुजारना है? और 3 साल। अगले 3 साल में कितना हो जाता है? 12,042 रुपये हो जाता है। जो हो जाता है वो तो अमाउंट कहलाएगा बच्चों। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर समय का अंतर बराबर हो बच्चों, तो पैसे का रेशियो भी बराबर होता है। समय का अंतर बराबर हो तो पैसे का रेशियो बराबर होता है। कहने का मतलब जो रेशियो P का A1 से होगा वही रेशियो A1 का A2 से होगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो P इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 आ जाएगा। और दूसरी बात, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था बच्चों कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो नंबर होते हैं वो सारे नंबर अगर समय का अंतर बराबर हो तो जीपी सीरीज में होते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के सीरीज में होते हैं। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बीच वाले का स्क्वायर दोनों किनारे के गुना के बराबर होता है। यानी A1 स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, A1 स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू A2। तो यहां से P इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 भी आ जाएगा। दोनों तरफ से बात बराबर ही होगा बच्चों। A1 स्क्वायर यानी कि 8028 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 यानी कि 12042। अब या तो आप इसे सॉल्व कर लें, या तो आप जाएं सीधे ऑप्शन के पास बच्चों। ऑप्शन में हमें जो 4 नंबर दिए गए हैं उसमें 4 नंबर में ऑप्शन ए में है 5352, बी में है 5325, सी में है 5235 और डी में है 5253। तो बच्चों अगर आप ऑप्शन से हीट करोगे तो आप यूनिट डिजिट के आधार पे ही इसे सॉल्व कर लो। जैसे आप हटाओ सारे नंबर को, सिर्फ यूनिट नंबर इकाई अंक को देखो। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64 में इकाई अंक 4 है, 6 से हमें कोई मतलब नहीं है। और नीचे के सारे नंबर को हटा दो, केवल इकाई अंक क्या लेके चलो? 2। अब बच्चों हम 2 में कौन सा यूनिट नंबर इंटू करें ताकि 4 आ जाए? अगर हम 2 में 5 से इंटू करेंगे तो 10 का 0 आ जाएगा। 5 से इंटू करेंगे 0 आ जाएगा। 2 में 3 से इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा। हम 2 में 2 से इंटू करेंगे तभी 4 आएगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 5352। यानी इसका आंसर होगा बच्चों सॉल्व करने पे 5352। बच्चों आपके यूनिट नंबर, रिमाइंडर थ्योरम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, अप्रॉक्सीमेशन, ये बहुत अच्छे नियम होते हैं बच्चों, जो कि चैप्टर के कंटेंट की जानकारी के साथ साथ इन सब का प्रैक्टिस अच्छे से होना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर एग्ज़ाम निकलता है बच्चों। अब तक आपको जो भी सेट में प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं बच्चों, आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकॉल करना, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में, खासकर एसएससी एग्ज़ाम में बच्चों 80 to 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड होते हैं बच्चों। और मैं आपको 14 से लेकर के 19 तक के बहुत सारे सेट प्रैक्टिस को करवा दूंगा। और
चैप्टर भी मैं आपको पढ़ाते हुए चलूँगा बच्चों। अभी हमारा ज्योमेट्री सीरीज़ चल रहा है, रीजनिंग स्टार्ट होने वाला है। इधर कुछ दिनों में वीडियो इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि रिलेशन में शादी की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा था, जिस कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। अब यहाँ से वीडियो कंटिन्यू रहेगी बच्चों, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे तरीके से करवाऊँगा। और प्रैक्टिस सेट ही मेन आधार होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने का। आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले उस एग्ज़ाम का आप 40 सेट बनाकर एग्ज़ाम में जाओ बच्चों। कोई भी एग्ज़ाम आपका निकलेगा, लेकिन उस सेट के हर हिस्से को प्रैक्टिस करना है आपको, इधर वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीएस हो। आप हर हिस्से को प्रैक्टिस करिए बच्चों, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। अब ये 40 सेट आप 2 महीने में बना लो, 1 महीने में बना लो, या 2 साल में या 10 साल में बना लो, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा बच्चों। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग और सेट्स को डालेंगे भी। और लास्ट वीडियो मैंने कहा था रिमाइंडर थ्योरम बच्चों, मैं जल्दी उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का प्रैक्टिस मैं आपको करवाना स्टार्ट करूँगा। चलिए आप तैयार रहिए, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।